सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी हलचल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को हरीपुर बाई इलेक्शन में मुबैना धमकियों के इल्जाम में कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इल्जाम है कि उन्होंने जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले पर दबाव डालने की कोशिश की है, जिससे न सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद अमला बल्कि वोटर्स की जान को भी खतरात बढ़ चुके हैं। इसी पस मंजर में कमीशन ने हरीपुर बाई इलेक्शन के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का फैसला किया है। यह अहम पेशरफ्त है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब सूबाई हुकूमत ने आज ही एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कानून वापस लेने का ऐलान किया है। देखना है कि वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान महाजराई का क्या नतीजा निकलता है। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान महमूद अचकजई ने सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए मीसा के आइन और जमहूरियत की 5 नुकाती तजवीज़ पेश की है और दावा किया है कि अगर इदारे और हुकूमत इस पर आमादा हों तो वह इमरान खान से दस्तखत की ज़मानत लेते हैं। उधर अपोजिशन कल आइनी तरमीम के खिलाफ बुलगीर एहतजाज पर भी बज़िद है। आम सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस नई पेशकश में दिलचस्पी रखती है और क्या मौजूदा हालात में किसी ऐसे मुआहदे का होना मुमकिन भी है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर PM ऑन KP अफेयर्स, शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और ईसा राना साहब एनालिस्ट हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू मरवत साहब, मुझे ये बताइएगा ये सुहेल आफरीदी के बयान और इस पर जो इलेक्शन कमीशन का एक्शन है, वेयर आर वी हेडिंग, ये किस तरफ जा रहा है मामला आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब ने फरवरी 8 के जो इलेक्शन हुए वो जो हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद ये अंदेशा जाहिर किया कि कहीं दोबारा जो हैं, ख़ुसूसन जो उमर अयूब खान का हल्का है उसमें कोई जो है अफसरान के ज़रिए, ख़ुसूसन इलेक्शन अमले के ज़रिए कोई रद्दबदल न किया जाए। तो उन्होंने जो है, चूँकि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं, तो उन्होंने एक किस्म का वार्न किया है। अब मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी सूरत के साथ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, बिलखसूस जब इनके 8 फरवरी के फेयर जो हैं वो मद्देनज़र रखे गए। ओके, खैर वली साहब, ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो नोटिस दिया है और प्लस वज़ीर आला का जो बयान है वो भी एक इशारा दे रहा है, और जिस तरह वज़ीर आला इस वक्त वो उस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, मरवत साहब का ये ख्याल है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन इंतखाबात को जहन में रखते हुए कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ना हो। गवर्नमेंट आपकी क्या सोच रही है इस मसले को देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का जाना मुमकिन होता ही नहीं है, वो मुनासिब है ही नहीं, वो लॉ आपको उसके लिए अलाउ नहीं करता। तो वज़ीर आला साहब ने सबसे पहले कानून तोड़ा है, वहाँ पर जाकर उसने इलेक्शन रूल्स को वायलेट किया है। वो वहाँ पर जाने का कोई कानूनी, लेकिन वो कह रहे हैं बॉर्डर पे किया है। क्या बॉर्डर पे किया, ये अलग बात है, ये वैसे ड्रामाबाजी है। अब वहाँ पर जाके फिर जो आपने स्पीच की है वो क्या थी? क्या वो भी बॉर्डर स्पीच थी? यू आर थ्रेटनिंग द DPO ऑफ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। बहुत सारी स्पीचेस वो बॉर्डर के लिए ही कर रहे हैं वो। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। ठीक, गुड। एंड यू आर थ्रेटनिंग द डिप्टी कमिश्नर, यू आर थ्रेटनिंग ऑल द इलेक्शन स्टाफ। व्हाट डू यू मीन? आप क्या समझते हैं कि आप उनको थ्रेट करेंगे कि मेरे बंदे को पास कर दो? हम फिर कहते हैं कि जो 2024 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें आपको जनरल फैज़ हमीद ने सपोर्ट किया था, और एक ये मेरा भाई ये शेर अफजल मरवत जिसने PTI को बाहर निकाला था, वरना ये सारे तो चूहे के बिलों की तरह उसमें घुस गए थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था। अब उस वक्त की इलेक्शन, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर इनको बाहर निकाल दिया ना? हाँ, जब वो बाहर निकले मरवत ने इनको बाहर निकाला। और ये आज तक पूछते फिर रहे हैं कि क्यों निकाला और मरवत आज तक यही पूछे कि मुझे क्यों निकाला जालिमो। तो अब ये बात है कि अगर आप उसको थ्रेट करेंगे तो मैं इतना उनको कहूँगा कि देखें, आप पूरे वज़ीर आला नहीं, आप निक्के से वज़ीर आला हैं। अब निक्के से वज़ीर आला, मैं इतना आपको बोलूँगा कि आप कम से कम, वैसे तो सारी PTI आसेब ज़दा है, लेकिन बेहतर होगा कि ये
लेकिन ये जिस तरह की तकरीर ये कर रहे हैं उससे लगता है कि ये मुकम्मल तौर पे आसेफ ज़दा है और इन पर अडियाला जेल से रोज़ फूंकार होती है और ये कुछ ज़्यादा ही असर ले गए। इसका फासला और गवर्नर रूल का, मुझसे कल भी किसी ने सवाल किया कि आप गवर्नर रूल लगाएंगे, हमने कहा बिल्कुल भी नहीं। पूछा कि क्या ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, मैंने कह दिया ऑफ द टेबल। लेकिन जिस रफ्तार से सुहेल आफरीदी साहब निका जो बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता ये खुद ही ये गवर्नर रूल के बीच में ये फासला 3.5 साल भी हो सकता है और ये 3.5 दिन भी हो सकता है। मैं कहा ये 3.5 साल भी हो सकता है, ये 3.5 दिन भी हो सकता है, जिस रफ्तार से निक्का रफ्तार पे जा रहा है। ओके, ठीक है। राना साहब मुझे बताइएगा कि ये वज़ीर आला की जो स्पीच है उस पर बड़ी बात हो रही है, क्या उनको इंतज़ामिया को थ्रेट करना चाहिए था इस तरह? क्या ये अमल दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करे और इस तरह कैंपेन करे एक उम्मीदवार की? उम्मीदवार की कैंपेन तो यहाँ पे पंजाब में वुज़रा भी कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, लेकिन चूंकि असल फोकस केपी के है और इलेक्शन कमीशन ने तो खैर एक अरसे से ये साबित किया कि वो एक पार्टी है और वो पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी है जो पीटीआई को किसी जगह पे भी सियासी माइलेज देने पे तैयार नहीं है, तो वो अभी वही कर रही है। मुझे तो इसके किसी इकदाम पे कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान में जितनी भी पोलराइजेशन है उसमें इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा किरदार है, जिसने पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी से निशान छीना, उसको पार्टी मानने से इनकार किया, उसे इलेक्शन लड़ने से रोका, जिसके बाद आज पाकिस्तान एक अजीबोगरीब अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ पीटीआई के ऊपर नजर रखना है। पंजाब में वुज़रा जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और बहुत सारे मामलात होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को क्या कहते हैं नोटिस जारी करता है जिनके साथ उनकी कुछली साथ रही हो, जैसे फवाद चौधरी है, बाकी लोग हैं इस तरह का। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन अपनी वो खो चुका है क्रेडिबिलिटी, और अब इलेक्शन कमीशन की बात पे खुद वो लोग भी ध्यान नहीं देते जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना था। वो समझते हैं कि बस अब ये इसी तरह का काम है। तो मैं तो मेरे नज़र में तो इलेक्शन कमीशन के किसी फेल का कोई मायने नहीं रखता। मैं तो ओके, वो कह रहे हैं जी पंजाब में भी ये काम हो रहा है, वहाँ पर भी वुज़रा कैंपेन कर रहे हैं, और अगर वहाँ केपी में कर दिए तो क्या मसला है? और इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं कि असल मसले की जड़ तो इलेक्शन कमीशन है और कोई मसले को संजीदा नहीं लेते। ये जो मोहतरम राना साहब ने बात की है, ये मेरे ख्याल में भूल गए हैं कि तलाल चौधरी सिर्फ अपने ज़िले ही गए थे कि उनको नोटिस हो गया था, और बहुत पहले हो गया था सुहेल आफरीदी से। लेकिन इनकी हमदर्दियाँ हमेशा पीटीआई के साथ रही है। मैं तो हमेशा इनको कहता हूँ कि आपकी टोटल हमदर्दियाँ जो है, आप हुकूमत के कभी किसी अच्छे काम की तारीफ़ भी नहीं करेंगे, ना आपने की है, ना अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, ना आप में इतनी हिम्मत है। आप उन्हीं की साइड लेंगे, आप अपोजिशन के माइंड हैं। बहुत सारे, मुझे नहीं पता ये उसमें शामिल है या नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से बाकायदा कुछ सहाफ़ियों को लिफाफे हर महीने आते हैं, आई डोंट नो ये उसमें है या नहीं है, लेकिन इन्होंने उनकी साइड ही लेनी है। तलाल चौधरी जो इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, उसको नोटिस मिल जाता है। पख्तूनख्वा की हुकूमत इतने पुराने फलसफे पे काम करिए, लिफाफे तो कोई 80-90 की दहाई में होते थे, ये कौन सा लिफाफा जो है? लिफाफे का जो तर्ज है, लिफाफे का तर्ज बदल गया है, उसका तर्ज बदल। किसी के बेटे को भर्ती करा दो, किसी को घर बैठे जो है माहवारी देते रहो, किसी का अगर मुझे भतीजा होता है, उसको इधर लगा दो, इसको उधर लगा दो, ये चीजें होती हैं। लेकिन ये बात करने से पहले अगर एक अनबाइस्ड सहाफी होता, जरा सुन लीजिए राना साहब, मैंने आपको सुना, अब जरा आप भी सुन ले, थोड़ी सी हिम्मत करें। नहीं, मगर एक डिसेंडिंग वॉइस को ये कह देना तो मुनासिब नहीं है ना कि ये लिफाफा आया होगा तो इसलिए बात की है, क्योंकि इख्तिलाफ राय तो हर कोई करता है। मुझे ये बताइए, क्या एक सहाफी के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को नोटिस दे दिया था? क्या इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है? उस वक्त इनको जो इलेक्शन कमीशन है वो अनबाइस्ड नजर नहीं आया। आज जब सुहेल आफरीदी को हुआ तो ये उसको कहते हैं कि बगल बच्चा है, फलाना है, डिमकाना है, तो मैं कैसे इनको अनबाइस्ड सहाफी मान लूं? ये कैसे गैर मुतनाज़िया सहाफी है? मैं नहीं मान सकता। जी राना साहब, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस टाइम बावजूद हूँ और मैं हाथ फैला के बदुआ दे रहा हूँ
कि जिन सहाफियों ने केपी के हुकूमत या किसी भी हुकूमत से लिफाफा लिया, अल्लाह उन्हें नीस्तो नाबूद करे, बेड़ा गर्क करते होंगे। और मैं ये भी हाथ उठा रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुशीर बनने के लिए हुकूमत की झूठी तारीफें की और सिर्फ मुशावरत के लिए, गाड़ी पे झंडा लगाने के लिए अपने ज़मीर को बेचा, अल्लाह उन्हें भी तबाह बर्बाद कर। मैं कहें इख्तियार वली साहब आमीन मेरे साथ बोले, आमीन बोले। किसी बात पे आमीन इसलिए नहीं कहते तो आपका जो ईमान है ना वो मेरे नजदीक कुछ ठीक नहीं है। आप आसेब ज़दा हैं, आप आसेब ज़दा हैं, आसेब ज़दा। आप पर अडियाला जेल से फूंके मारी जाती हैं, आप अपने सेंसेस में नहीं होते, आप अपने हद में नहीं है, आप अपने होशो हवास में नहीं है, आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आप पे जिन भूतों का कब्जा हुआ है आप ओल फोल बोलते हैं, आप ओल फोल वली साहब, ऐसी लानत निसार राणा साहब, आप पे लानत हो और आपकी बातों पे दिला रहे जो सहाफी हुकूमत से मुआवरात दे रहे, अल्लाह उनका भी बेड़ा गर्क कर दे, अल्लाह उनको भी तबाह कर दे। और जो लोग सिर्फ हुकूमत के अंदर सहाफी तो बन जाओ, लूट फिर रहे होते हैं ना, हर वक्त लोगों को गालियां देते हैं। मैं इख्तियार वली साहब आपसे भी और निसार राणा साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। एन अनबाइस्ड सहाफी, लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। असल इशू हमारे बेड़ा गर्क। अच्छा मेरा ख्याल है सर आप इससे आगे बढ़ते हैं। ताला उनके घर में लानत भेजे और जो हुकूमती ओहदे लेने के लिए झूठ बोलते हैं अल्लाह उन पे भी लानत भेजे। आप दोनों से मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। इख्तियार वली साहब, मैं 35 साल से एक जमात और एक नजरिए, इख्तियार वली साहब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। 14 जेलें काट चुका हूं। निसार राणा साहब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। देखें साहब 40 साल से सहाफत कर रहा हूं, तुम्हारी सहाफत क्या सहाफत है मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं पता। इख्तियार साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आपने बात नहीं करनी, और निसार राणा साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपने भी बात नहीं करनी। निसार राणा साहब और इख्तियार वली साहब लिफाफे लेते हैं, मैं आप दोनों का वरना माइक बंद करूंगा हुकूमत से। प्लीज आप लेते होंगे मुराद, गाड़ियां लेते होंगे, बंगले लेते होंगे। निसार राणा साहब मैं नहीं लेता, मैं लानत भेजता हूं। निसार राणा साहब लानत हो, जो पैसे 1000 बार लानत हो यार, आप किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? निसार राणा साहब तुम्हारी पैदाइश में भी तुम्हारे इख्तियार वली साहब आपसे भी दोनों से मेरे माइक बंद करने पड़ेंगे दोनों के, क्योंकि मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैं टॉपिक की तरफ, डिस्कशन की तरफ आना चाहता हूं, और मैं आपसे माजरत चाहता हूं दोनों से कि आप दोनों जो है वो मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद नहीं खामोश हुए। अब प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम में जो इशू मैंने डिस्कस करना है उस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उन्होंने अपने हिस्से की बात कर ली, आपने अपने हिस्से की बात कर ली। निसार राणा साहब प्लीज़ देखिए, मैंने उन्हें भी खामोश कराया, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। अब आप दोनों ने अपने अपने हिस्से की बात कर ली। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। मरवत साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो केपी गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का लॉ वापस लिया गया है, इसका क्या मकसद है? इससे आपके नज़दीक वो क्या हासिल करना चाहते हैं? व्हाट दे वांट टू अचीव? बेसिकली एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो हैं ये एक इम्यूनिटी देता है आर्म्ड फोर्सेस को फ्रॉम एनी कोलेटरल डैमेजेस। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले भी ये कह रही थी कि हम जो हैं इस लॉ को विड्रा करेंगे, लेकिन हुआ ये कि साबिका हुकूमत में इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पीटीआई के दौर में, और अपने ही कानून के खिलाफ स्टे लिया। इसके बाद जो है 2 सालों से पीटीआई की हुकूमत है, और मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर होगा कि जी ये जो है चूँकि सूबा जो हैं वो बदनामी का शिकार हैं, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला यकतरफा तौर पे नहीं होना चाहिए। वफाक को, एस्टेब्लिशमेंट को और सूबाई हुकूमत को इकट्ठे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए ताकि बदमज़गियाँ पैदा ना हो। राइट। इख्तियार साहब, आपके ख्याल में ये जो एक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया है, ये वॉर ऑन टेरर पे, जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट चल रही है, उस पर कोई इफ़ेक्ट डालेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का सबसे कोर इशू है, सबसे बुनियादी मसला है। जहाँ पर अमन नहीं होता वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर गवर्नेंस क्या होगी, वहाँ पर कंट्रोल क्या होगा, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो क्या होगी, जमहूरियत का क्या हाल होगा, असम्बली का क्या हाल होगा। जहाँ पर
वजीरों की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल होगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले अमन की बात है। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, अभी तक इन्होंने नहीं दिखाई। मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ, मैं चैलेंज करके इनके वज़रा को ऑनलाइन मेरे साथ शो में बैठे होते हैं, उनका एक नेक्सस है मनशियात का, टेररिज्म का और करप्शन का। वादी तिरा से जितने पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं? मैंने तो कल भी कहा था, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि तिरा जो सैकड़ों हज़ारों एकड़ अराजी पर वो बना हुआ एक एरिया है जहाँ पे भंग की काश्त होती है, जहाँ से अशीश, चर्स, गर्दा, आइस, हीरोइन तैयार होती है, पूरे मुल्क में फैलती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का ज़िला है, उसको तो आप कंट्रोल करें। अगर आपके वहाँ से पैसे इकट्ठे होते हैं और वो आपके टेररिज्म तक जाकर वो यूज़ होते हैं, तो वो किस तरह उस ऑपरेशन को रोक सकें? उनको तो वो वारा नहीं खाता। जहाँ तक नेक्सस की बात है, तो मैं आपको, मेरे पास ऐसे कई वाक़यात की इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पर टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो हुकूमती वज़ीर या CM हाउस से कॉल जाती थी कि इनको छोड़ दें। तो वहाँ पर टेररिज्म, इनको तो फ़ौज वारा नहीं खाती है जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। ये वारा, अच्छा, जहाँ तक ये कानून के पैराए में रहते हुए जो भी एक्शन लेंगे ये लें, ज़रूर लें, लेकिन मैं अश्योर करता हूँ आपको भी, सुनने वालों को भी, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी, कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के ना धरे हुए बैठे नहीं रहेंगे। हमारी जो ज़िम्मेदारी होगी, फ़ौज की जो ज़िम्मेदारी होगी, ये नहीं, ये एक्शन नहीं होगा, ये सेक्शन नहीं होगा, कोई और होगा, लेकिन अमन वहाँ पे बहाल करना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। ये इनकी हुकूमत तो 2013 में भी हमने देखी, 18 में भी हमने देखी, यही लोग तो उसको इम्पोर्ट करके लाए। आप कह रहे, आप पहले भी अपने आर्गूमेंट में कह रहे थे कि 3.5 साल भी हो सकते हैं, 3.5 दिन भी हो सकते हैं, गवर्नर राज लग सकता है वहाँ पर। तो क्या आपकी गवर्नमेंट ये फील कर रही है कि ये ताउन नहीं कर रहे, तो अब आप लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं? मैं गवर्नर रूल इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, उसके अलावा और बड़े हाल हैं, लेकिन गवर्नर क्या हाल है? और बहुत बड़े हाल हैं, हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई कराएंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन से हम क्यों कराएंगे? इलेक्शन कमीशन और क्या हाल है? तीसरा हाल क्या है? बड़े उनके अपने बड़ी सारी चीजें हैं, लाइक एक्सप्लेन तो करें। लाइक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, तो वो जिन लोगों ने अभी वोट दिया है उनको, वो उनके खिलाफ फौरन खड़े हो सकते हैं। वो तो वो लोग हैं जिनको इन्होंने हब से भेजा में रखा हुआ था। All right. 5 दिन हब से भेजा। What would be the outcome of this decision by provincial government? आपके ख्याल में अब इसका रिजल्ट क्या निकलना है? बिकॉज एक तरफ गवर्नमेंट ये फील कर रही है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वॉर एंड टेरर इफेक्ट होती है। इख्तियार वली साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको सूट ही नहीं करता वहाँ फौज हो, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल क्राइम टेरर नेक्सस है। देखिए, मैं तो भाई, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं किसी को मनशियात फरोश या किसी को ज़मीर फरोश का दूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान से उतना ही मुखलिस है जितना मैं हो सकता हूँ। और जो ये KP के हुकूमत है, मैं तो उसे बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान से एक मुखलिस हुकूमत है। इसीलिए उन्होंने जरगा किया और पूरे तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, तमाम सियासी जमातें आई। उसमें उस जरगे ने ये फैसला नहीं किया कि इसमें ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, KPK में उनका ऑपरेशन होना चाहिए, हमें एतमाद में ले लें। तो ये कोई इतनी बड़ी बात लेकिन ईसार साहब, आपको फील होता है, वैसे ईसार साहब आपको एक बात फील होती है कि ये बात ठीक है कि हम जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं बंटने चाहिए, यहाँ पर बड़ी ज़माने से बंटते रहे हैं और बड़ी आसानी से बंटते रहे हैं, लेकिन आपको ये फील होता है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, यानी जिसमें PTI भी पावर में थी, और उसके अलावा जो पिछली हुकूमतें गई, जब वो नहीं होते पावर में लोग या कोई और मामला चल रहा होता है, तो बहुत आसानी से उन पर गद्दारी का फतवा लगा दिया जाता है, और उसमें PTI बड़ी पेश होती थी कि हाँ वो इंडियन एजेंट हैं, वो अमरीकी एजेंट हैं, वो फलाने एजेंट हैं, ये ढमकाने एजेंट है। ये इकदाम जो है आज हमें इस नैच पे ले आया कि जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे थे आज वो उसकी जद में। अच्छा, मुझे नहीं पता सबसे ज्यादा इल्जाम 3.5 साल में लगे या 1990 से जो लग रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, अमरीकी सुंडी है और ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, तो वो ज्यादा अहम थे या ये 3.5 साल में लगने वाले। मैं इसमें नहीं जा रहा, अगर 3.5 साल में भी लगे तो गलत लगे। मैं तो उसे भी कहता हूँ कि अगर PTI ने ऐसा किया तो उसने भी गलत किया है। अगर कैसे किया सर, वो देखा तो है हमने, सबने, आपने भी देखा।
मसलन कोई एक दो मुझे बताएं ताकि मैं उसकी नाम लेके कंडेम करूं। सर ये तो पूरी की पूरी पीडीएम को आपके डिप्टी स्पीकर ने, एक सेकंड सर हुजूर गुजारिश सुने, ये जो हमारे माशाल्लाह कासिम सूरी साहब ने पूरी की पूरी पार्लियामान को गद्दार करार दे दिया था सर ये इस एक्ट के ऊपर। आप क्या बात करते हैं? और क्या जलसों के अंदर पीटीआई ने सारे के सारे, बल्कि वो तो दूर की बात, कुजा आपकी और मेरी फ्रेटर्निटी को भी गद्दार करार दे दिया था कि ये अमरीकी एजेंट हैं, सारे एम्बेसीज से जो है वो चल के इनको वो सपोर्ट। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने वो जो कल्चर बना, आपने मिसाल मांगी, मैंने आपको 2-3 दिए, मैं तकरीबन 40 मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कल्चर बना आज एक हर्ट करता है ना कि आसानी से अपने सियासी मुखालिफ को गद्दार करार दे दिया जाता है। अच्छा देखिए, अगर ये 2 मिसालों से आप समझते हैं कि पीटीआई ने कल्चर बनाया तो चले मैं आपकी बात मान, मैंने ये हरगिज नहीं कहा। अब आप देखें, नहीं आप ट्विस्ट नहीं करें, साबित कर रहे हैं इसार भाई, नहीं एंज नहीं, वो एक सेकंड इसार भाई, और एक सेकंड इसार भाई, एंज नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा पीटीआई पे लाके, नहीं सर एंज नहीं, पहले दिन से कह रहा हूँ इसार भाई, अगर पीटीआई ने ऐसा किया तो पीटीआई ने भी, हुजूर वाला मैं आपको कह रहा हूँ, आपने ये एकदम इसको ट्विस्ट दिया कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैंने कहा पीटीआई नहीं, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। मैं आपको ये बात बता, अच्छे प्रेसिडेंट बनाने चाहिए थे, कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए थी जो उसके साथ, ये मेरा काम है ना, मुझे तो उस तरफ नहीं ले जा सकते इसार भाई, मेरा भी ये धंधा है काफी अरसे से। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल कल्चर, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पीटीआई ने कल्चर बनाया है। We have been facing this issue from last many decades. It has become a part of our political culture now. That's what I am saying. That's what I am saying. कि ये पॉलिटिकल अशराफिया ने ही एक दूसरे को गद्दार साबित किया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे कोई चीज ना डालें आप। ये हमारे खुद सियासतदानों ने एक दूसरे को इस तरह कहा, कुछ सच होगा, कुछ गलत होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद भी अगर जो इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदगान हैं उन्हें एतमाद में ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं। कोर कमांडर साहब ने बड़े पन का मुजाहिरा किया, वो खुद गए, एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और मैं ये समझता हूँ कि केपी के सूबा इस टाइम हालत जंग में है, वहाँ किसी एडवेंचर के बजाय हमें कोई इफ़ाम तफहीम से केपी के हुकूमत को भी इस बात को समझना होगा कि उन्हें इदारों से टकराए बगैर पाकिस्तान के जो बका है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में है उसमें अपना हिस्सा देना होगा, डालना होगा। क्योंकि सियासी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती अपनी जगह के ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ, माफ कीजिएगा, कि केपी के हुकूमत को भी थोड़ा सा 1 स्टेप बैक फुट पे आना पड़ेगा और जो ये इदारों के साथ उनके मामलात हैं इसे बेहतर करना होगा पाकिस्तान की बका के लिए। सियासी लोगों से नहीं कह रहा, वो तो अब तक देखें 2 माह हो गए सीएम की मुलाकात नहीं आप करा सके इमरान खान से। ऐसी क्या क्या मत आ जानी थी, अगर मुलाकात होती तो कोई सियासी डस्ट ही नीचे बैठनी थी ना, कोई थोड़े से सियासत में कोई ठहराव आना था ना। आप एक शख्स को ऑफेंड किए जा रहे हैं और फिर जब वो बोलता है तो फिर आप कहते हैं कि हमारे पास रास्ते हैं करने के। तो आप रास्तों के जरिए हुकूमतें कब तक ऐसे करते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे रख के अपनी ख्वाहिशें पूरी ना करे कोई भी। कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है आपकी अपनी ख्वाहिशें, क्योंकि आपको अवाम वोट नहीं देते, फिर आप किसी और रास्ते से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते हैं, कभी किसी चीज के पीछे छुपते हैं और छुप के कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरह हम कुमक लगा के अंदर चले जाए। तो इससे आप कुछ नहीं कर रहे सिवाय ये कि रियासत के अंदर एक नया तफरीक पैदा कर रहे। राइट, पॉइंट टेकन सर। मरवत साहब, आपके ख्याल में जो अचकज़ई साहब ने फॉर्मूला पेश किया है ये किस हद तक डूएबल है? आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ आगे बढ़ सकता है मामला? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, इसार राना साहब से मेरी एक गुजारिश है, एक छोटा सा सवाल अगर आप इजाजत दें। और इसार राना जी जरूर तो मैं उनको करना चाहता हूँ। इसार राना साहब का मैं एहतराम करता हूँ। एक टॉक शो में इनसे हम कलाम हुआ था, खुद मोहतरम ने मुझ पे गद्दारी का फतवा दिया था। अच्छा, मैं तो ये मुझे पता ये नहीं कि ये गद्दारी के फतवे जो हैं, जो अभी जिस अंदाज में मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं तो आप लोगों के टॉक शोज में आ जाते हैं ऊपर से एंकर की तरफ से या जो भी एनालिस्ट डेटा होता है वो आगे से फतवा तकसीम कर देता है। तो थोड़ा सा जरा एहतराम आदमियत होना चाहिए। मुझे इस पे भी अफसोस है, ये जो मोहतरम इख्तियार वली साहब और इसार राना साहब के दरमियान जो बातचीत हुई। मरवत साहब, मैं बताता हूँ कि क्या सवाल किया था मैंने आपसे। मैं बताता हूँ, आपको याद नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये देखे, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं
ये अभी इख्तियार वली साहब से मेरी वो हुई, मेरे उनसे कुछ पर्सनल वो नहीं है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। अगर 35 साल से वो सियासत में हैं और नीट एंड क्लीन कर रहे हैं तो मुझे इस पर खुशी है, मेरा उनसे कुछ जाती कोई वो नहीं है। अब सवाल जो है, जो जिस पे आपने कहा, मैंने आपसे कहा था, आपने अलीमा खानम पे कोई इल्जाम लगाया, सख्त जुमला कहा, तो मैंने कहा कि मरवत साहब, क्या ये अच्छा लगता है कि जिनके भाई की टिकट की वजह से आपको इज्जत मिली, जब वो मुश्किल में हो तो आप उसकी बहन पे इल्जामात लगाएं? तो कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और से मिल गए हैं? ये मैंने कहा था, मैं दोहरा दिया, कहते तो क्लिप भी मैं कहीं शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको गुजारिश करूं कि आप ये मुझे बताएं कि मोहतरमा अलीमा खानम को किसी ने लाइसेंस दिया था कि मेरे खिलाफ मीडिया पे जाके जो भी कहना चाहें कहें? क्या वो नाकाबिल तनकीद है? मैंने शुरुआत की थी, वो आई मीडिया पे, उन्होंने यही बात आपने जो की कि किसी से मिले हुए हैं, ये इल्ज़ाम उन्होंने कहा, और आपने मतलब यानी अपने सहाफ़त का फ़ायदा उठाया। और अभी आप कहते हैं मैं मोहतरम इख्तियार वली साहब का एहतराम करता हूँ, 500 लानतें जो हैं देने के बाद ये किस तरह का एहतराम है? आप अपने अमल से भी साबित करें ना कि आप खुद भी लोगों का एहतराम करते हैं। मैं लिफाफा लेता हूँ तो मुझे इस पे क्या करना चाहिए? मैंने ये बोला तो नहीं कि आप लिफाफे में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन आप देखें भाई, मैंने ये नहीं बोला कि आप उसमें शामिल हैं। आपने इख्तियार साहब कहा, जब मैंने ये नहीं बोला, ये बात कर रहा आपको आपने कहा आपने सुना नहीं है, आपने समझने की कोशिश नहीं की। बैठा था ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं बैठा। मैंने इतना जरूर बोला है कि आपकी हमदर्दियां उस साइड पर हैं, इतना हमें पता है। न कि सिर्फ मैं इस पे ये कहता हूँ, देखिए इशार राना साहब, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए आपने जो सवाल किया और जो आपने अभी दोहराया, एक जुमला कहने दीजिए, एक जुमला कहने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। यानी कि नहीं मरवत भाई, मेरे एक जुमला सुन लें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं ये इख्तियार साहब की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखें इख्तियार साहब, मैं अभी आपका नंबर लेके आपको इमरान खान जब वजीर आजम था ना, उस पर जितनी मैंने तनकीद की थी, उसके खिलाफ बोला था, वो सारे वीडियोस और सारे कालम आपको भेज देता हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इमरान खान के बीइंग प्राइम मिनिस्टर कितना खिलाफ बोला था, मैं बुजदार के कितना खिलाफ बोला था। मैं उस दौर में भी मेरे पे तमाम दरवाजे बंद थे इख्तियार वली साहब, आज भी बंद हैं। और मैं खुदा को गवाह करके कहता हूं कि अगर मैंने पीटीआई से कभी 1 रुपए का मेरे सारे पैसे हराम। ओके, आपने मेरा दिल आवाज में थोड़ा मैं गुजारिश करता हूँ इशार राना साहब, मेरा ये सवाल है कि जब मोहतरमा अलीमा खानम ने 4 दफा मुझे गद्दार कहा तो आपने उस पर भी तनकीद की थी, या सिर्फ आपने मेरे जवाब पे मुझे ही आपने गद्दार साबित करना था? नहीं, मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि मैंने उस वक्त भी कहा कि हमें पीटीआई वालों को अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, तो फिर आपका शिकवा खत्म हो जाएगा, फिर आप ना मुझसे सुलह कर लेंगे। आपसे हैं, देखिए मैं आपका एहतराम करता था, लेकिन बिल्कुल आपका माइंडसेट वही है जो मोहतरमा अलीमा खानम का है। यानी उसके मैंने जवाब दे दिया, 1 मिनट, उसको मैंने जवाब दे दिया था से तो दिल दुखता है। नहीं, लेकिन हजरत नाकाबिल तनकीद तो नहीं है ना। वो अगर किसी पर बोतान तराशियां करें, इल्जामात लगाएं, तो मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं। भाई खुदा गवाह है कि मैंने वीलॉग करके मैं आपको भेजूंगा जिसमें मैंने कहा है कि वो कंप्रोमाइज हैं, भेजूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। ये अभी से 1 हफ्ता 15 दिन पहले की बात है। ओके भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ओके, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूं। मैं जरा प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, गुजारिश यही की थी कि दिहाइयों से हमारा सियासी मसला भी है, और मैं जरा प्रोग्राम के एंड में ये कहना चाहता हूँ ये हमारा सहाफियाना मसला भी है। हमारे सहाफ़ी भी बैठकर फतवे भी जारी करते रहे, ये मैं लेट मी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट, और इल्ज़ामात की सहाफ़त भी करते रहे, और साथ में हम गद्दारियों के फतवे भी बढ़ते रहे। तो मैं अपनी फील्ड के बारे में एटलीस्ट ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ हमारे लोगों ने किया है। अलबत्ता अगर कभी ज़िंदगी में हमसे ये गलती हुई तो मैं उसको ज़रूर तस्लीम करूँगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो उसको ज़रूर नहीं मानना चाहिए। ये भी अपनी जगह पर एक बात मुसल्लमा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा ये कल्चर बन चुका है, चाहे अपने सियासी मुखालिफ हों या अपना कोई भी मुखालिफ हो, हम उसको किसी हद तक भी जाकर वो करते हैं। 30 सेकंड्स वक्त ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ इशार राना साहब को इतना कहना चाहता था कि देखिए, हर सहाफ़ी की कुछ फॉलोइंग होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की दरमियानी।
सहाफ़ी को फॉलोइंग की परवाह नहीं करनी चाहिए, सहाफ़ी को अपने उसूल और अपने अंदाज़े सहाफ़त की परवाह। उस वक्त भी तनकीद कर रहे थे, अब आज भी तनकीद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ फॉलोइंग के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी तनकीद का मकसद ये हो कि उससे हम अपनी इस्लाह कर सकें, लेकिन आपकी तनकीद से मुझे ये बू नहीं आनी चाहिए कि आप मैं अगर कोई बहुत अच्छा पवित्र काम भी करूं तो आप उस पर मेरी मुखालफत करेंगे और मेरे सियासी मुखालफत जो हैं आप उसकी हमेशा जो है तो प्रमोशन। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब, रहना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ सर, वक्त खत्म हो गया। मैंने आप तीनों को बहुत भरपूर मौका दिया कि आप अपनी बात कर सकें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम डेवलपमेंट जो तालिबान की कुर्बतें भारत के साथ बढ़ रही हैं, इस पर एक बात करेंगे, अपने तौर पर सूरत हाल का जायजा लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अफगानिस्तान की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है और शायद हम इस बार एक अहम बड़ी इलाकाई बिसात की नई चाल की तरफ मामला बढ़ता देख रहे हैं। इसी सिलसिले में तालिबान हुकूमत के वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये दौरा अचानक नहीं, इससे पहले अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के 8 रोज़ा भारत यात्रा ने बहुत से सवालात को जन्म दिया था, क्योंकि भारत ने आज तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन तालिबान मुसलसल दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि तालिबान भारत में क्या ढूंढ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या तालिबान अब भारत को भी दूध देने वाली गाय समझने लगे हैं। अब इस तशवीश की वजह भी वाज़ेह है। तारीख बताती है कि तालिबान लोगों और रियासतों को इस्तेमाल करने, दबाव डालने और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में महारत रखते हैं, क्योंकि 80 की दहाई से दुनिया ने उन्हें फ़ंड किया, पाला, परवान चढ़ाया, फिर उन्होंने उसी दुनिया के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की पनाहगाहें दी। ओसामा बिन लादेन, अलकायदा और सब जिन्होंने मगरब, खलीजी ममालिक और यहाँ तक के पाकिस्तान को भी अपना हदफ बनाया, और आज उनकी नज़रें भारत पर हैं। हालांकि 2 दहाइयों तक तालिबान का प्रोपेगेंडा काबुल की साबिका हुकूमत को भारतीय एजेंट और भारत को हिंदू काफिर रियासत कहता रहा। वही तालिबान आज उसी बुतपरस्त रियासत से मार्केट रसाई, डैम्स की तामीर और सरमायाकारी की दरख्वास्त कर रहे हैं, मगर ये तजाद नया नहीं है। दुनिया को याद है जब बामियान के बुत मुजस्समे धमाकों से उड़ाए गए तो तालिबान ने कहा था कि ये गैर इस्लामी तहजीब के बुत हैं, और आज इस हिंदू मत तहजीब के वारिस भारत को खुशामदेद कह रहे हैं। कल तक काबुल की हुकूमत भारत की कठपुतली थी, आज अमारात इस्लामिया खुद भारतीय गंदम, भारतीय इमदाद, भारतीय पोर्ट्स और भारतीय ट्रेड रूट्स की मोहताज दिखाई दे रही है। अब इस रवैये की एक और अहम जहद भी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से नज़रियाती रिश्ता, तारीख़ी रवाबित, मजहबी नारे सब अपनी जगह, लेकिन जैसे हमने देखा कि TTP, बॉर्डर और महाजरीन जैसे मामलात पर ताल्लुकात ख़राब हुए, तालिबान ने बग़ैर किसी झिझक के मुस्लिम पड़ोसी को छोड़कर गैर मुस्लिम ताकत की तरफ दौड़े लगा दी हैं। यही वो मोड़ है जहाँ उनका पूरा बयानिया ज़रूरत के गिर्द घूमता है। कभी तालिबान के बयानिए में मगरबी मालियाती निज़ाम कुफ्र, सूद और ग़ुलामी था, आज उसी मगरबी निज़ाम से जुड़े भारत से बैंकारी चैनल्स खुलवाने की दरख्वास्त करते फिर रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पर कोई लचक नहीं, लड़कियों की तालीम, ख़वातीन की मुलाजमत, मीडिया सब हराम है, ये सब कुछ हराम ज़ुमरे में आता है, लेकिन दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में उन्हीं कुव्वतों की मिन्नत समाजत जो गैर इस्लामी निज़ाम रखती हैं, जिन पर तालिबान तनकीद करते नहीं थकते थे। ये तजाद सरहदी सियासत में भी वाज़े नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद के मामले पर सख्त और जारहाना बयानियाँ, मगर भारत से मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ के उन ग्रुपों पर भी नरमी जो पाकिस्तान को बरसों से टारगेट करते आ रहे हैं। तालिबान की जानिब से बारहा कहा जाता है कि हमें भीख नहीं चाहिए, लेकिन अगर भीख नहीं चाहिए तो फिर वज़ीर पर वज़ीर भारत क्यों भेजा जा रहा है, जबकि भारत ने उन्हें अब तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम भी नहीं किया। इस सारी तस्वीर का खुलासा ये बनता है कि तालिबान के लिए मज़हब, नज़रिया, तारीख़ सब कुछ ऑप्शनल है। असल चीज़ है मईशत, रादारी, सरमायाकारी और आलमी निज़ाम में जगह, और अगर उसके लिए बुत परस्त रियासत से हाथ मिलाना पड़े तो ना बामियान याद रहता है, ना कश्मीर, ना और कोई मसला, ना कुफ्र का निज़ाम, ना मुस्लिम उम्मा। इस पर यही कहा जा सकता है कि पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।